तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें 3 राज्यों में कांग्रेस को शिकस्त मिली और एक राज्य यानी तेलंगाना में, जहां पर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम किया, पुनर्जीवित करने का काम किया और सत्ता पर काबिज हो गए और मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लिए रेवंत रेड्डी ने। लेकिन अब वो अपने दिए गए बयान पर पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक नजर आ रही है और इतना ही नहीं, लगातार कांग्रेस के साथ पूरे इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं वो ऐसे बयानों पर चुप्पी क्यों साधे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्तिकेय सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, राजेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं, और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिकेय सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि आपके नेता की तरफ से जिस तरीके से बयान आया है, अब उस पर पूरा सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कितना और गिरेगी, देश को कितना बांटने का काम करेगी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो रेवेंद्र रेड्डी अन्ना जी का जो कथन आया है उस बात पे आ जाता हूँ। रेवेंद्र रेड्डी जी से ये करीबन महीने भर पहले एक इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हो रहा था, उसमें सवाल पूछा गया कि क्या आपके अंदर कांग्रेस का डीएनए है। तो उन्होंने कहा था ना सिर्फ कांग्रेस का बल्कि मेरे अंदर तेलंगाना का डीएनए, और वो संदर्भ में बात बोली गई थी। उस संदर्भ में उन्होंने बोला कि मेरा डीएनए ज्यादा अच्छा है। उन्होंने एक बताया कि इनकी कास्ट कहाँ से माइग्रेट हो गए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक आई है। बात यहाँ पर है कि इस बात को तोड़ मरोड़ के जब भाजपा के पास कुछ बात करने को नहीं है तेलंगाना के विषय में, तो इस चर्चा पे आ गए। आप हमारे मैनिफेस्टो पे आ जाते हैं कि हम क्या चीजें लागू करने वाले हैं, वो बात होती तो हम समझ में आते कि चलो हमको उसको जवाब देने का हम 10 दिन में कर रहे हैं, पहले कैबिनेट के साथ कर रहे हैं। अगर इसी डीएनए के बयान पे इतना हंगामा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो देश के प्रधानमंत्री 2015 में बिहार में नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठाया था, तो क्या उन्होंने समस्त बिहार पे सवाल उठाया था? इस बात पे हम आ जाते हैं, फिर वो उस बात पे आकर जवाब दे दे। उस समय तो कुछ नहीं बोला था, चुनावी समय में ना माफी मांगने की बात आई थी उनकी तरफ से, और 2 साल बाद सरकार गिरा के नीतीश कुमार के साथ सरकार में चल रहे थे। उस समय पे कहां चली गई थी ये डीएनए और इन चीजों की बातों पे कहां गए थे? बार बार की गठबंधन ने ये बोल दिया, गठबंधन ने वो बोल दिया, सनातन धर्म। लेकिन कार्तिकेय जी, आपको याद होगा, आपको ये भी याद होगा, उस दौरान बिहार से ही तमाम नेता और अपने नाखून काट के, बाल काट के, बोरे भर भर के पीएमओ को भेजे गए थे। आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। यह आक्रोश ही तो था, बिहार की जनता के अंदर आक्रोश ही था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि डीएनए में कुछ गड़बड़ी होगी, उन्होंने जो बयान दिया था उस दौरान, उसके बाद जो आक्रोश देखने को मिला, लगातार उनकी निंदा की गई सभी नेताओं की तरफ से। लेकिन अब क्यों शांति, अब क्यों खामोशी? बिल्कुल शांति खामोशी नहीं है। प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में खड़े होकर के उस समय के मुख्यमंत्री के बारे में यह चीज बोला था कि इनके एनडीए में खराबी है। यहां पर एक निजी चैनल के वक्तव्य में एक सवाल पूछा गया, तो उस सवाल में उन्होंने कहा कि उस संदर्भ में मेरा डीएनए तेलंगाना का डीएनए है और मेरा डीएनए ज्यादा अच्छा है, उसमें बोला गया। आप उसमें थोड़ी ना बोलोगे, आप उस चीज को उसमें क्यों लेकर के जा रहे हैं कि डीएनए पे सवाल इस तरीके से सवाल उठा दिए। उन्होंने किस संदर्भ में बोला? उनसे तो ये भी पूछा हुआ था, कांग्रेस का डीएनए की बात पूछी गई थी। मैं पूछूं क्या भाजपा का डीएनए, क्या जेडीयू का डीएनए? अरे डीएनए तो एक बायोलॉजिकल वर्ड है ना, उसमें कोई भाजपा कांग्रेस का थोड़ी ना। उस संदर्भ में उन्होंने, आप इन बातों को निकाल करके अगर बैठ जाएंगे तो पता नहीं कहां की बातें होती रह जाएंगी। तो यही है, भारतीय जनता पार्टी इसी चीज में माहिर है। मैंने इसीलिए कहा, रविशंकर जी ने आजादी का इतिहास गिनाना शुरू कर दिया था। अरे जिस पार्टी ने इतिहास बनाया है आजादी का, उसको आप बता रहे आजादी का इतिहास नहीं पता है, संस्कृति सभ्यता की बात आ गई। यही लोग नॉर्थ ईस्ट से लेकर गोवा से लेकर तमाम जगह के नेता मंत्री बीफ खाते हैं, उसमें जब इनकी बारी आती है उत्तर में आते हैं ये लोग तो बन जाते हैं कि नहीं जी हम तो हिंदू हितैषी, हम बीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इनकी तरफ पड़ जाता है। तो दोहरा चरित्र इनका है। और रेवेंद्र रेड्डी जी की जो भी बात, अगर ऐसा लग रहा है तो अपनी बात बिल्कुल स्पष्टीकरण देंगे उस बात का। तमाम चीजों में ये कुछ नहीं बोल पाते हैं। नरेश अग्रवाल राज्यसभा सांसद है कि भगवान राम के बारे में क्या कुछ बोला हुआ था, उस पर माफी नहीं मांगते। अभी इन्हीं के ओपी राजभर, उन्होंने अखिलेश यादव के लिए ये तक बोला हुआ है कि मैं शिव भक्त हूं और मैं श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगा, और तब तक पीलिया होगा जब तक झंडा नहीं उठाएंगे। तो ये सब बातें करने वाले तो इन्हीं के लोग हैं। तो क्या हर दिन इनकी बातों को लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह बैठते रहे और देश का और राज्य का समय नष्ट करते रहे? या तो ये काम हो सकता है, या तो देश को जिन बातों की जरूरत है उन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। 2 काम हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि उसने वो
वो बोला, चुनावी भाषण में ये बोला था, उसको लेकर के 5-5 साल 6-6 साल वही खींचते रह जाएंगे। रविशंकर जी अच्छे खासे कानून मंत्री थे, उनको बिठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है देश में। अब बैठे बैठे 1 महीने पहले का बयान है कि डीएनए के बारे में बोल दिया, बड़े आहत हो गए। तो भाई नीतीश कुमार से सरकार क्यों बनवाई थी? उस समय नीतीश कुमार माफी मांग के आए थे क्या इनसे सरकार बनवाने के लिए? प्रधानमंत्री ने माफी मांगी उस शब्दों में। तो ये समझना चाहिए, इस तरीके से बच के निकल जाना। प्रधानमंत्री ने क्या बोला उस पर कभी बात नहीं हो पाई उनकी तरफ से। अब इस बात पे आगे रेवंत रेड्डी जी ने क्या बोल दिया, माफी मांगी, बड़े आहत हो गए। बात जरा सी बातों पे आहत हो जाते। एक बच्ची का बलात्कार हो जाए, आहत नहीं होंगे। कोई महंगाई में सामान न खरीद पाए, उस पर आहत नहीं होंगे, और जरा सी भावनाओं में आहत हो जाते हैं। बार बार सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बोला जाता है। अंबेडकर जी की किताब है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें जब आप पूरा पढ़ेंगे, उसके शुरुआती संदर्भ में आता है कि मैं हिंदू सोसाइटी को मानता नहीं हूं और हिंदुत्व को, सनातन को खत्म करना चाहता हूं। तो अगर आप वो 3 पेज पढ़ के समझ जाएंगे, अरे ये तो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इतना बड़ी हस्ती, इतना बड़ा व्यक्तित्व। जब उसके आखिरी में आप जब पढ़ते पढ़ते आगे आएंगे, तब समझ में आता है किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। हिंदू सोसाइटी के अंदर बैठी जाति प्रथा की बात करें, क्या क्या कुप्रथाएं थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक शब्द को लेकर भाग के आना, भाजपा का यही काम है। इनको पता है किस मुद्दों पे इनको वोट मिलता है, तो किस तरीके से जाति धर्म की बात किसी भी एक सेंटेंस को पकड़ के कार्तिकेय जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। आगे प्रदीप जी से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले राजेश तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। राजेश तिवारी जी, बड़ी खामोशी, बड़ी चुप्पी, बिहार की जनता का क्या अब अपमान नहीं हो रहा है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए को लेकर के कहा कि लगता है डीएनए में कुछ गड़बड़ी रही होगी, तब कितना आक्रोश, नाखून काट के भेजे गए पीएमओ को, बाल काट के पीएमओ को भेजे गए। अभी कार्तिकेय जी ने इसका जिक्र कर दिया, इसलिए मैं उदाहरण भी दे रहा हूं। और इसके साथ ही अब बीजेपी ये पूछ रही है कि गठबंधन में है साहब, कुछ तो बोलिए, आपका अपमान हुआ है। कितने आईएएस, कितने पीएसएस बिहारी हैं, अब नहीं अपमान हो रहा? नीतीश जी खामोश है? एकदम सवाल है, और अपमान एकदम हो रहा है। कौन कह रहा है कि नहीं अपमान हो रहा? पूरा बिहारी कार्तिकेय जी कह रहे हैं, आपके सहयोगी गठबंधन जिनके नेता ने कहा है, उन्होंने वो कह रहे हैं कोई अपमान नहीं हो रहा है, कोई बड़ी बात थोड़े ना कह दी। देखिए, ये एक बात हम बता रहे हैं कि ये अगर कोई भी बोले, चाहे वो किसी राज्य के, तेलंगाना का मुख्यमंत्री हो या चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, दोनों अगर बोल रहे हैं तो दोनों अपमानित कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के गौरव किसी प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री पर तो आधारित है नहीं। ये एक अलग, बिहार का एक ऐसा वो धरती है जहां पर कोई भी, अगर गुजरात से मोहनदास करमचंद गांधी आते हैं तो ये महात्मा गांधी को उपाधि पा लेते हैं। चाहे वो सिद्धार्थ हुए तो महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। चाणक्य और विश्व को देने वाला ये जीरो आर्यभट्ट का धरती है। तो इस तरह से अगर कोई भी अगर हो, चाहे वो तेलंगाना का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, इनको कौन हक दे दिया है कि बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने का? हम लोग तो किसी पर भी बोलेंगे। लेकिन अगर ये लोग जो बोल रहे हैं, और जो आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हम लोग तो उस समय भी बोल रहे थे जब प्रधानमंत्री बोले थे, तब भी हम बोले थे और आज भी बोल रहे हैं। लेकिन वो लोग जब प्रधानमंत्री बोले थे तो उनको जायज ठहराने वाले लोग आज तेलंगाना पर कैसे मुख्यमंत्री पर बोल रहे हैं? सवाल मेरा इस पर है। सवाल मेरा इस पर है कि उस समय क्यों नहीं ये प्रधानमंत्री को ये कहे कि नहीं, आप एक बिहार के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते, माफी मांगने पर क्यों नहीं विवेश कर दिए? आज अगर उस तरह का अगर कर दिया गया रहता था, उसी समय मोदी जी को चुप करा दिया गया रहता, तो आज किसी मुख्यमंत्री का इतना हैसियत नहीं रहता था कि बिहार की अस्मिता को जोड़ने के। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अगर जो केसीआर से अगर दिक्कत था तो उनको केसीआर को उनके बारे में बोलते, लेकिन इसमें बिहारी तो लाने की क्या जरूरत था? केसीआर से उनका राजनीतिक दुश्मनी है, वहां का तेलंगाना का एक इंटरनल मैटर था, तेलंगाना पर बोलते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये सवाल यही उठता है कि किसी का हिम्मत क्यों बढ़ा? क्योंकि देखा लो कि जब देश के प्रधानमंत्री बोल दिए और उसके बाद जो भी बिहार का नाखून गया, केस गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और आज तो कोई भी बोल देगा। तो नहीं, कुछ नहीं हुआ, पीएमओ ने रिसीव ही नहीं किया था। राजेश जी, पीएमओ ने रिसीव ही नहीं किया था। दूसरी बात ये कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही लगातार, अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, अलग अलग बयान दिए जाते हैं, जिसमें पूरा इंडिया गठबंधन फंसता नजर आ रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि वास्तव में इंडिया गठबंधन में अभी एका की वो स्थिति नजर नहीं आ रही है? क्योंकि ये नेता जो हैं जुबानी जंग आपस में ही छड़े हुए हैं, जो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है लगातार। नहीं, इंडिया गठबंधन एकदम इंटैक्ट है योगेश जी। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई सवाल नहीं है। इंडिया गठबंधन में क्या कोई सवाल उठाएगा? और अगर जो इंडिया गठबंधन का अगर सवाल उठाया जा रहा है, सनातन पर उठाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पार्टी ये बोल रहे हैं, सनातन पर बोल रहे हैं, राम पर बोल रहे हैं, तो वो तो आपको एनडीए गठबंधन में भी बोले हुए हैं। एनडीए गठबंधन में आज जो जीतन राम मांझी जो बने हुए हैं, जिनको राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था कि राम कोई है ही नहीं है,
काल्पनिक है, राम से ज्यादा रावण जो है सत्य थे। तो इस तरह का सवाल उठाने वाले लोग, ब्राह्मणों पर सवाल उठाने लोग आज तो एनडीए गठबंधन का सबसे नजदीकी बने हुए हैं। तो ये लोग, बीजेपी के लोग, देखिए अपने अनुसार से परिभाषा करता है, कहीं भी होगा। अगर जो बिहार में कोई घटना घट गया तो वो जंगल राज हो गया, उत्तर प्रदेश में घटना घट गया तो राम राज हो गया। ये स्थिति होता है। तो इन लोगों का अपना परिभाषा होता है, और वो डिक्शनरी पर जो शब्द खोजते हैं वो कहीं नहीं मिलता है, वो सिर्फ नागपुर के कार्यालय में ही मिलता है। वहीं से ये लोग शब्द उठाते हैं और ये लोग बोलते हैं। सबसे बड़ा ताज्जुब होता है कि आज बीजेपी आज जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर एग्रेसिव है, और जो रविशंकर प्रसाद जो अपने अब जाने वाले हैं मार्गदर्शक मंडल में, वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं। वो इसके पहले जो प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं बोले रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर। हम लोग तो जदयू के या बिहार के जो भी बिहारी है, 13 करोड़ जनता, वो आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी बोलना, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे किसी भी दल का, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी बोल रहा है। मैंने आपकी बात मान ली राजेश जी। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद प्रदीप जी के पास आते हैं। मैंने आप ही की बात मान ली। आज कह रहे हैं कि जो बीजेपी बोल रही तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर क्यों नहीं बोल रही थी। सेम चीज आप लोग जब नाखून और बाल उस समय काट करके भेजे थे, तो आज कांग्रेस कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय तेलंगाना आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? सवाल सीधा सा, बिल्कुल मिलता जुलता। एकदम मिलता जुलता आपका सवाल सही है। आज वो कब बोले? परसों बोले हैं। आज 2 दिन हुआ। बिहार के जितने भी राजनीतिक दल के किसी भी, हमें नहीं, सभी दल के लोग बोल रहे हैं। अब भाजपा लोगों का मजबूरी है, वो मोदी जी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी बोलेंगे। कांग्रेस के भी नेता हमारे बोल रहे हैं कि कम से कम बिहार को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको, वो भी बोल रहे हैं। और रह गई बात है केस और बाल की बात है, योगेश जी आने दीजिए समय। बिहार के जितने भी नेता हैं सब बैठ करके समय डिसाइड करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग विवश करेंगे कि हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को माफी मांगे कि आगे भविष्य में इस तरह का कोई बात न बोल सके। क्योंकि वो तो मोदी जी है नहीं कि बोल करके फिर पलट जाएंगे, वो नहीं माफी मांगेंगे, वो तो जरूर बोलेंगे, माफी मांगेंगे। हम लोग का ये आशा है। चलिए, आप उम्मीद जताए हैं और उम्मीद पर हम सभी लोग टिके हुए हैं, लेकिन उम्मीद कितनी खरी उतरती है देखने वाली बात होगी। प्रदीप जी, आप अपने अनुसार शब्दों को गढ़ लेते हैं डिक्शनरी से, और असल में तोड़ने का काम देश तो आप कर रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। मेरी आवाज पहुंची? जी आ रही, आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है योगेश, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बुलाने के लिए। सभी साथी वक्ताओं को नमस्ते, प्रणाम। अब देखिए क्या है सर, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम द्वारा। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, देश के हर कोने में विराजती है। इन लोगों को डीएनए पहचानने परखने के लिए लेबोरेटरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी बात ये देखिए, ये मेरे पूरे वक्तव्य की ये एक लाइन है, ठीक है। दूसरी मैं बोलता हूँ, उसको बहुत गंभीरता से मैं चाहूंगा कि लिया जाए। जब आदमी के लॉजिक में दम नहीं होता है ना, तो वो अपनी आवाज ऊंची करके चिल्ला करके सत्य स्थापित करना चाहता है। आज संपूर्ण भारत में अगर एक बैकबोन का काम करता है तो वो बिहार की जनता और पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश तक की माने तो वहां के लोग जाकर के, अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं, जो अर्थव्यवस्था में संबल देते हैं, जो उपलब्ध रहते हैं, जो कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं, तो वो जनता है। अगर इनको ये नहीं समझ में आता है और ये अपनी छोटी छिछली चीप पॉपुलैरिटी के लिए अगर उनको स्कूप गोट यानी बलि का बकरा बनाते हैं, तो ये इनकी मानसिकता है ना। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। आज एक इंडिया अलायंस भी चल रहा है समानांतर हमारे इस समाज में। जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी कहा जाएगा कि उस समय एक इंडिया अलायंस भी चल रहा था, और वो कहीं कहीं ढाल बन जाता था, कहीं कहीं तलवार बन जाता था। लेकिन जब इतिहास और आगे लिखेगा तो ये लिखेगा कि इनके ढाल और तलवार बनने की जो टाइमिंग थी, वो सेल्फ खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली थी। तो जो स्थिति है वो यही इतिहास आगे बनेगी। आप बताइए, किसी क्षेत्र, ये भारत का संविधान हम सभी को बराबर और समान अधिकार देता है किसी देश में कहीं पे भी जाकर के। लेकिन चूंकि कांग्रेस की लेबोरेटरी इतनी स्मार्ट है, इतनी पुरानी है, अंग्रेज एओ ह्यूम द्वारा बनाई गई थी, इनके किसी कार्यकर्ता को फांसी नहीं मिली आजादी की लड़ाई में, जिसका ये प्रीमियम अभी तक काट रहे हैं। इसलिए इनकी पारखी नगरें हैं।
पारखी नजरें जो है किसी का भी डीएनए नाप लेती हैं और अपने आप को अच्छा बताने के लिए ये देश का कितना नुकसान कर सकते हैं। 55 वर्षों का शासनकाल है, इसका एक एक पन्ना बताता है कि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान किया। प्रदीप जी, मैं उन छोटे कार्तिकेय जी का सवाल ये है कि आज जितना हो हल्ला हो रहा है रेवंत रेड्डी जी के बयान पर, इतना हो हल्ला भारतीय जनता पार्टी ने तब क्यों नहीं किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए को लेकर के सवाल खड़ा किया था बिहार में जब प्रचार के दौरान? सवाल ये है। नहीं, वो अगर आप जो है सब भी हर मन पसेरी नहीं बिकता है, कुछ की समय और कुछ की कालिक भी होती है, लेकिन अभी क्या है इस पे जरा विचार किया जाना चाहिए ना। वो हल्ला क्यों नहीं मचाइए उस समय? वो विपक्षी दल क्या कर रहे थे? नहीं, आप तो वो हल्ला किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बात क्यों नहीं कही कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गलत वर्ड का इस्तेमाल कर गए? वो कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं। हम तो ये भी पूछ रहे हैं सर कि सरदार पटेल को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था जबरदस्ती, नेहरू जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस के अन्य लोगों ने इस पे सवाल क्यों नहीं किया? सवाल आप कर रहे हैं। आप कार्तिकेय जी ने आपसे सवाल कर लिया, आपने कार्तिकेय जी से सवाल कर लिया, फिर सवालों का सिलसिला ही चलता रहेगा, जवाब कोई देगा ही नहीं एक दूसरे को। नहीं देखिए, जवाब पे मैं आ रहा हूँ। ये अवसर की एक छत्तीसगढ़ गया तो तेलंगाना मिल गया एक एटीएम। अब उसकी श्री वृद्धि कैसी हो, टूट फूट उथड़ पथड़ उल्टे सीधे जवाब कैसे दिए जाए, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बहुत पुरानी रही है। इस पे कोई लाग लगाव नहीं है। अवसर मिलते ही अब थोड़ा सा क्या है, बार्गेन पावर तो बढ़ानी है ना इंडी गठबंधन में। अच्छा, अभी हारने के बाद थोड़ी तो नीचे आई है वैल्यू, तो उसको समायोजित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है कार्तिकेय जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आते हैं आलोक पांडे जी आपके पास। एक तो ये अगर मेरे भाई को अगर ये मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे तो मैं सरदार पटेल जी द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा जो उनको पत्र लिखा गया था जब वो अंतरिम सरकार में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, वो दे दूंगा। थोड़ा इनको इतिहास का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में प्रत्येक कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि इतिहास की बुकें पढ़ा करिए। नागपुर में जो कांग्रेस का लिखा इतिहास हमें पसंद नहीं है। दूसरा जो कांग्रेस इतिहास लिखे वो हमें पसंद नहीं है। योगेश जी, इनका जन्म भी कांग्रेस के कार्यकाल में हो, इनकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब कांग्रेस के कार्यकाल में ही होगी, सारी किताबें वहीं से पढ़ करके आए होंगे। लेकिन आज चाहे जो भी बोल लें, मैं नहीं चाहता कि घर में किसी की तबियत खराब हो, ये भी चाहते हैं घर के बच्चे सब लोग IIT उन्हीं IIM में पढ़े जो कांग्रेस पार्टी ने बना रखा था। और ये भी शायद इनको नहीं पता होगा, पहली अंतरिम सरकार 1951-52 में चुनाव हुए थे, तब पहली बार चुनी गई थी। 1950 में सरदार पटेल जी का दुर्भाग्यवश स्वर्गवास हो गया था, वो दिवंगत हो गए, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको प्रश्न इसलिए शुरुआत में योगेश जी मैंने पूछ लिया था। 1943 में भी एक सरकार बनी थी, 1943 में भी एक सरकार बनी थी, 1946 में भी एक सरकार बनी थी। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर भिजवा दीजिए, मैं आपको इतिहास भिजवा देता हूँ। योगेश जी, इनको बता दीजिए 1946 अंतरिम सरकार की बात पहली बार हुई है। थोड़ा सा इतिहास आप भी करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको कांग्रेस का ही इतिहास समझ आएगा। सरकार चला रहे थे, दूसरा कोई इतिहास आपको पसंद नहीं आएगा। क्या करिए, नहीं, अंग्रेजों की मदद से तब भी संसद थी और उस समय भी उन्होंने अंग्रेजों के छत्र छाया में सरकार बनी थी, उसका इतिहास आपको पता नहीं होगा। अंग्रेजों के मुखबिरों, माफी वीरों, सुन लिया करो बात। 1943 में सरकार बना ली, अभी जाके पढ़िए, कहीं दिखा दीजिए 1943 में सरकार बनवा ली। कांग्रेस के इतिहास को कौन सा कांग्रेस के इतिहास का समझ कौन बनाया था? मुझे एक किस पार्टी में थे? किस पार्टी में थे? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन बनाया था? आरएसएस कौन बनाया था? थोड़ा सा आरएसएस के कांग्रेस से ही निकल कर बनाए थे। और आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के थे? अच्छा, एक सेकंड रुकिए, राजेश जी रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। कार्तिकेय जी आते हैं, एक कमेंट जरा आलोक पांडे जी को ले लेते हैं, उसके बाद हाँ आते हैं आपके पास। आलोक पांडे जी, क्या मायने हैं, क्या ये बिहार को लेकर के जो बयान दिया गया रेड्डी साहब की तरफ से, रेवंत रेड्डी की तरफ से, तो ये दरअसल डीएनए तो केवल बहाना था और असल में बिहार के लोगों का या बिहार के लोगों को निशाना बनाना था क्या? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में तो समाप्त प्राय है, नर्मदा के ऊपर उसका कोई अस्तित्व तो है नहीं आज के समय में। देखिए, हिमाचल इतना बड़ा राज्य है, वही है, बाकी तो सरकार में कांग्रेस की है नहीं नॉर्थ इंडिया में। तो कांग्रेस को लगता है कि इंदिरा गांधी में आपातकाल में 126 सीटें दी थी 130 में से दक्षिण की, नॉर्थ में तो कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय में भी खत्म हो गई थी। इस समय भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब नॉर्थ इंडिया से वोट नहीं चाहिए।
उसे उसके नेताओं को कोई द साउथ लिखता है, कभी कभी लिखता है कि नॉर्थ इंडिया का डीएनए अच्छा है। एक तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका नाम राहुल गांधी है, तो वो ये कहते थे कि उन्हें दक्षिण के आम पसंद है, उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं है। वो कहते हैं उन्हें तो दक्षिण की राजनीति पसंद है, उत्तर की राजनीति पसंद नहीं है। तो ये डिवीजन कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, अगर उन्हें आज माना जाए, उन्हें वो अध्यक्ष तो है नहीं, तो मान लिया जाए कि अनडिस्प्यूटेड नेता कांग्रेस पार्टी के वही है, तो वो भी नॉर्थ और साउथ का डिवीजन कर चुके हैं। तो दक्षिण और उत्तर का जो राजनीतिक बंटवारे का कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि कांग्रेस सबसे दावा करती है कि सबसे बड़ी पार्टी है। टेक्निकली कांग्रेस सबसे ओल्डेस्ट पार्टी नहीं। 1969 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बना ली थी, तो इस समय जो कांग्रेस पार्टी है वो 1969 की है। जो 1885 में कांग्रेस बनी थी वो 1969 में खत्म हो गई थी, जब इंदिरा गांधी ने निर्दलीय राष्ट्रपति प्रत्याशी को समर्थन दिया था। तब कांग्रेस के ऑफिशियल अध्यक्ष थे, जो कि दक्षिण से ही आते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया था। तब इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस आई बनाई, कांग्रेस इंदिरा। बाद में फिर धीरे से आई गायब कर दिया और फिर वो कांग्रेस हो गई। इसलिए कांग्रेस के भाई ये कहना बंद कर दें कि ये जो कांग्रेस इस समय है वो 1885 की स्थापित कांग्रेस है। ये तथ्यात्मक रूप से बात गलत है। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस अब जो इस समय इंडिया में है वो 1969 है। तो ये तो तथ्यात्मक रूप से जो आपने गलत बताया, तो एओ ह्यूम का अक्सर जिक्र किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो लगातार निशाना साधती है कांग्रेस पर, फिर वो भी तथ्यात्मक रूप से तो गलत निशाना साधती है बीजेपी भी। देखिए, मुझे क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बताना तो बता दिया, सारे लोग अपने अपने हिसाब से तथ्य यूज करते हैं। हाँ। तो इस समय जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी की बात करते हैं, तथ्यात्मक रूप से बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात कांग्रेस की, एक सेकंड दीजिए बस। जी, कांग्रेस के हमारे भाई ने कहा कि B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि हिंदू धर्म में समस्या है, इसलिए इसे मतलब वगैरह वगैरह। मैं तो अपने मुंह से नहीं कह सकता। B.R. अम्बेडकर जी ने इस्लाम धर्म के लिए भी कुछ कहा था, उसमें तो कांग्रेस कभी नहीं बोलती। B.R. अम्बेडकर जी को कोट करती है, इस्लाम के लिए भी कहा था। हिंदू धर्म में जातिवाद है, ये कमी थी। हमने सती प्रथा था, वो कमी थी। लेकिन सती प्रथा आया क्यों था भारत में? सती प्रथा क्यों आया? विदेशी आक्रमणकारियों को जो हमारी बहनों की इज्जत लूट लेते थे, उस इज्जत से बचाने के लिए। और वो विदेशी आक्रमण कौन थे? वो तुर्क थे, वो मुगल थे, नहीं थे क्या? तो वो भी तो बताओ। अधूरी बात बताते हो आप समाज को। ये अरे कहाँ से आपको जानकारी मिली है? कौन आपको बताया है? आप सुनिए पहले बात सुनिए। आप का पता कर रहे हैं, कहाँ से गलत? आप सती प्रथा मुर्मू के चलते, तो बताइए पांडु की जो पत्नी थी और जिस समय जो पांडु की पत्नी थी, जो कुंती की बहन, क्या सुनिए पहले बात, वो क्या था? पांडु के साथ उनका नहीं हुआ था। बिना मतलब सिर्फ जो इस तरह का अर्थ लगा रहे, अरे कम से कम इस तरह आप कांग्रेस बीजेपी टॉपिक रखते, आप एक बार भी प्रधानमंत्री को नहीं बोले कि बिहार का डीएनए क्या, आप राजनीति से आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं बोले जो डीएनए पर बिहारी पर बोले हुए थे? क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? ये आप जो मुद्दा है उस मुद्दा पर आइए। आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कहाँ से ला रहे हैं मुद्दा? आप कांग्रेस वर्सेस मुद्दा क्यों ला रहे हैं? बट आप नहीं, आप अगर जो बात कर रहे हैं तो नहीं, आप तभी से तथ्य को आप भटका रहे हैं। ये कहाँ से नागपुरिया का डिक्शनरी ला दिए? क्या ये बताइए आरएसएस का जन्म कहाँ से हुआ था? हेडगेवार किस पार्टी में थे? भारतीय सेवा दल, कांग्रेस के सेवा दल में अध्यक्ष नहीं थे? अध्यक्ष थे नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बने थे, क्या भारतीय जनसंघ भी है? वो भारतीय जनसंघ बीजेपी सबसे है। ठीक है राजेश जी, ठीक है काउंटर, राजेश जी आपने काउंटर कर लिया, आप आलोक जी सुन लीजिए उसके बाद। बोलने नहीं दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप बीच में घुसेंगे तो बोलने नहीं दूंगा मैं आपको। सुनिए, नहीं बीच में तो सही रखिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप बोलने दीजिए। लेकिन इस तरह से गुमराह करने वाला पूरे डिबेट को गुमराह करने वाला। नहीं ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकिए राजेश जी, आलोक जी राजेश जी दरअसल इसलिए थोड़ा सा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस को लेकर के तो आपने इतनी सारी बात कह दी, लेकिन जो पीएम मोदी बोले थे वो उसको लेकर के आपने एक टिप्पणी नहीं की। अब धैर्य तो रखा, अधूरी बात सुन के बोल देते हैं। ठीक ऐसा है, छह महीने बता रहे हैं। अरे भैया हम तो दृष्टि से बोल लेंगे ना, 6 महीने की बात क्यों मतलब? हाथी कैसा है, अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। आप आते हैं 2015 में, मैं मैंने कांग्रेस की बात इसलिए थी कि कांग्रेस सिलेक्टिव होती है हर बार। वो हिंदू धर्म की चीजों को बताती है, इस्लाम
धर्म को क्यों नहीं बताते? मैं ये कह रहा हूँ इस्लाम धर्म में भी हलाला है, कांग्रेस के नेता बोलते हैं हलाला में। देखिए राजेश जी की आवाज ठीक है भाई, शायद राजेश जी की आवाज नहीं कांग्रेस के नेता बोलते हैं ईसाई धर्म में 100 कमियां हैं, इस्लाम धर्म में 100 कमियां हैं, आपको केवल हिंदू धर्म की कमियां दिखती है। ये मैं कह रहा हूँ, ये गलत है। हर धर्म में कमियां हैं तो हर धर्म की कमियों को उठाइए, केवल हिंदू धर्म की कमियों को इंगित मत करिए। और बीच में आई कमियां हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्टिविज्म मत करिए, वरना जैसी दुर्दशा भी हुई है इससे बुरी दुर्दशा जनता करेगी आपको राजनीतिक रूप से। अब आपने 2015 में राजनीतिक विश्लेषक ही है ना ये, एक सेकंड में कार्तिक जी 2015 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश के देने में गड़बड़ी है। क्या राजनीतिक दुर्दशा हुई थी बिहार में? बीजेपी हारी थी भारतीय जनता पार्टी 15 में। जब भी आप किसी राज्य के का कोई नेतृत्व है, पूरे राज्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए उसके डीएनए में प्रश्न उठेगा, उसे राजनीतिक रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 15 में भारतीय जनता पार्टी ने भुगता था, 24 में कांग्रेस भुगतेगी, और अगर जेडीयू साथ में रहेगी तो जेडीयू भी भुगतेगी। मुझे देखना यह है कि अपने नाखून कटवा के, बाल कटवा करके कांग्रेस दफ्तर में जेडीयू के लोग, आरजेडी के लोग जो प्योर बिहार की राजनीति करते हैं, ये कितने बाल भेजते हैं कांग्रेस का। ठीक है आलोक जी, वो मैंने राजेश जी से पूछ लिया, उन्होंने कहा है कि माफी मांगेंगे, नहीं तो फिर वो भेजेंगे। राजेश जी आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। कार्तिकेय जी, राजेश जी को पूरी उम्मीद है कि माफी मांगेंगे रेड्डी साहब, क्या मांगेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे थे उन्होंने नॉर्मली बोल दिया, जो चीज डीएनए तो कॉमन वर्ड है, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। देखिए मैं इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाल का खाल निकालती है और किस तरीके से बातें घुमाई जाती है, जो हमारे सहयोगी दल है उनके तक भी गलत बात पहुंच जाती है। बड़ा एक सवाल पूछा गया था कि क्या आपके अंदर कांग्रेस का डीएनए है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे अंदर तेलंगाना का डीएनए। तो क्या कांग्रेस पार्टी वाले हम ये मान के बैठ जाए कि रेवंत रेड्डी ने पार्टी से बगावत कर दी है? वो तो एक उदाहरण के तौर पे दिया। और कोई अगर ऐसी बात, क्योंकि वो दक्षिण से आते हैं, नहीं, बोलने में अब कार्तिकेय जी सुनिए, कार्तिकेय जी थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद फिर आते हैं। आप ही को बोलना है। उन्होंने अगर ये सवाल किया गया कि कांग्रेस का डीएनए है, एबीवीपी से होते हुए, टीडीपी से होते हुए वो कांग्रेस में आकर शामिल हुए हैं, ठीक है। ये पूछ लिया गया कि भाई कांग्रेस की विचारधारा से आपकी विचारधारा अब मेल खाने लगी पूरी तरीके से कि नहीं, कि अभी भी आप पूर्ववर्ती विचारधारा से ग्रसित हैं? ठीक है, पार्टी का डीएनए को लेकर के ये सवाल कर लिया गया। आप इस सवाल को जोड़ दें किसी राज्य के लोगों से, आपको राज्य की तुलनात्मक क्या करने की जरूरत थी? राजेश जी कह रहे हैं कि अगर आपको केसीआर पर टिप्पणी करनी थी तो आप पर्सनल टिप्पणी करते, बिहार के लेकर के आपने टिप्पणी क्यों कर दी? देखिए सबसे पहले तो हम सभी के अंदर हिंदुस्तान का डीएनए है। अगर डीएनए के अगर मैं बायोलॉजिकल उसमें नहीं जाऊंगा तो 4-5 मिनट और चले जाएंगे, सबके अंदर डीएनए। मैं इसलिए डीएनए किसका डीएनए बेहतर है, किसका बेहतर नहीं है, ये बताने वाले हम नहीं होते ना। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर रेवंत रेड्डी जी की तरफ से कोई ऐसी बात गई है जो हमारे सहयोगी दलों को या बिहार के किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जहां पर हमने उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हमने सब ऊपर छोड़ दिया, हम फिर किनारे हट लेंगे, उसके बारे में बिल्कुल सफाई आ जाएगी। ये जो अभी आरएसएस के विचारक हैं, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता और जो आरएसएस में मुझे लगता है इनको वहीं से ज्ञान मिलता है, और ऐसे लोग भी पढ़ाते हैं इस तरीके की। 1943 तक में सरकारें बन जाती है, 1969 में कांग्रेस सरकार चली गई, कांग्रेस आई हो गई, इसलिए जो वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है जो 28 दिसंबर 1885 को बनी हुई थी। तो चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, किसी पार्टी को नाम कैसे मिलता है, चिन्ह कैसे मिलता है, तो ऐसी छोटी बातें नहीं करेंगे। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि उनको दक्षिण के आम पसंद है। योगेश जी, मैं आपसे, आप कभी मेरे साथ दिल्ली आओ और मैं आप दिल्ली के छोले भटूरे खाओगे तो अमूमन हो सकता है कि आप बोल दोगे दिल्ली के छोले भटूरे तो वाकई में कहीं नहीं मिलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे छोले भटूरे नहीं, मुझे दिल्ली के छोले भटूरे पसंद है। तो क्या आपने बिहार का या उत्तर प्रदेश का कहीं पर भी अपमान कर दिया? तो जिन लोगों की सोच छोटी और कुंचित हो जाती है ना, उनकी सोच में है कि आम के बारे में बोल दिया तो ऐसा। हम में से कई साथी हो सकता है केरल तमिलनाडु जाए, हमको वहां की जलवायु ज्यादा अच्छी लग जाए, हम कहें यार यहाँ की जलवायु तो बहुत अच्छी है। तो क्या इसका मतलब है कि उत्तर के लोगों का अपमान हो गया? आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये राजनीतिक विश्लेषक होते किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे वो राज्य हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे तमिलनाडु, वो राज्य होते हैं, वहां के लोग होते हैं। छोटा राज्य बड़ा राज्य नहीं होता है। इस चुनाव नतीजों से पहले हम राजस्थान में भी थे, हम छत्तीसगढ़ में भी थे, हम महाराष्ट्र में भी गठबंधन में रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे खत्म हो गया। आप ऐसी बातें मत इसलिए कह रहे, राजनीतिक विश्लेषक अगली बार से मत लगाइए, आरएसएस के विचारक लगा रखिए। आपको तो ये भी नहीं पता है 1969 में सरकार बन गई। अभी आलोक पांडे जी से मैं पूछ लूं कि इस समय की जो वर्तमान की एनसीपी है वो शरद पवार वाली है असली है कि अजित पवार वाली असली है, या सिर्फ से उद्धव ठाकरे वाली असली मानते हैं तो मानते हैं?
तो इसीलिए कह रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं बता पाया, उसको पता ही नहीं होता है, उनको बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि हिमाचल प्रदेश है क्या, उसके बारे में सवाल नहीं पूछ रहे। देखिए मैंने आपको बताया मोदी जी के बारे में 1969 की जो इंदिरा कांग्रेस है, मैं वही कह रहा हूँ, वो कांग्रेस अलग कांग्रेस है। भाई साहब, आलोक पांडे जी, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 28 दिसंबर 1885 में जो पार्टी बनी उस पार्टी का नाम क्या था? अच्छा चलिए, अब आपको इसी क्या नाम था? अरे अभी फंस जाए, घूम गए, अभी बताओ भैया, अभी परेशान बताओ क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? राजनीतिक विश्लेषक हो ना, नाम बताओ। उस समय क्या नाम था, वर्तमान में क्या नाम है ये बताओ। अभी क्या नाम था, वर्तमान में क्या नाम था? कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव बताइए। क्या नाम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या नाम था? नाम बताओ। अभी वर्तमान में जो है उसका क्या नाम है? भाई कांग्रेस ही नाम है वर्तमान में पार्टी का। हाँ, तो चुनाव आयोग क्या करता है? कांग्रेस से सुना, चुनाव आयोग क्या करता है? मैं बड़े आराम से पूछ रहा हूँ, आपको भी पता होना चाहिए। चुनाव आप आरएसएस में पढ़ाते हो, कुछ तो सही चीज बता के आओगे ना। आप आरएसएस विचारों कुछ तो सही बताओगे। अभी वर्तमान में क्या नाम है? पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, आलोक जी आप रुकिए, कार्तिकेय जी एक सेकंड रुकिए, आलोक जी एक सेकंड, कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव बताइए। ठीक, आलोक जी एक सेकंड रुकिए, कार्तिकेय जी क्या आप, ठीक है, छोड़ देंगे अगर ठीक, एक सेकंड, ठीक है, आलोक जी एक सेकंड आ रहे हैं, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य बता देंगे। ठीक है, आ रहे हैं आपको। कार्तिकेय जी क्या आपको ये नहीं लगता है कि वास्तव में इस टिप्पणी के बाद मैं पीछे से क्या काम करता हूं उनको पता नहीं है, इनको मैं पूरा इतिहास पढ़ा दूंगा, बड़े अच्छे से बिठा के पढ़ा दूंगा। ये फिर टीवी माना छोड़ देंगे। योगेश जी आप आधे घंटे डिबेट पढ़ा दो, लेकिन मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और कांग्रेस पार्टी के बारे में जो कुछ बताऊंगा उसके बाद ये टीवी पे आना छोड़ देंगे। ये चैलेंज मेरा स्वीकार करेंगे, मैं तो तैयार हूँ। मैं सारा बता दूंगा, पूरा इतिहास, पूरे कौन कौन से अध्यक्ष हुए, नहीं हुए, क्या हुआ, कब सरकार हुई, सब बताऊंगा। लेकिन मेरे सारे इतिहास के ज्ञान के बाद ये टीवी पे आना छोड़ देंगे और ये झूठ बोलना छोड़ देंगे। अरे एक सेकंड रुकिए, अच्छा नहीं भाई, अरे रुकिए, आलोक जी एक सेकंड रुकिए, कार्तिकेय जी एक सेकंड रुकिए, रुकिए, आ रहे हैं राजेश जी, आ रहे हैं आपके पास, राजेश जी आ रहे हैं, प्रदीप जी का कुछ सवाल लेके आ रहे हैं, प्रदीप जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, शायद आपसे ही है, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं प्रदीप जी। देखो राजनीतिक विश्लेषक से बौखला के बैठे हुए नहीं, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड रुकिए, आलोक जी एक सेकंड रुकिए, प्रदीप जी। देखिए योगेश जी, ये चर्चा काफी देर से चल रही थी, आप भी सुन के मुस्कुरा रहे थे, मैं तो खैर ये शाम अच्छी है, मुस्कुराने में कोई बुराई नहीं है। हाँ। अभी देखिए चर्चा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुंची। जब हम किसी चर्चा में बैठते हैं तो जो जिस प्रकार से बैठाया जाता है उस पर व्यक्तिगत मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, वो आते हैं अपनी अपनी बात कह के चले जाते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है साथियों से कि पर्सनल नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दर्शक देख रहे होते हैं। अच्छी बात है, अपनी अपनी विचारधारा होनी चाहिए, ठीक बात है। अच्छा एक छोटा सा सवाल आपके पास, उसके बाद राजेश जी के पास जाते हैं। क्या इस मुद्दे को लेकर के आप बिहार में, अब बिहार के चुनाव के दरमियान तो आप घूमेंगे ही नो डाउट, इसी मुद्दे को लेकर के अब लोकसभा चुनाव में भी भुनाएंगे? सर भुनाने की क्या बात हुई, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और हम जनता को कन्विंस करते हैं कि हमारी विचारधारा सबसे अच्छी है, हम अच्छे हैं, उसका परिणाम हमें मिलता है। अभी 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उस पर देखा जाए, और उससे भी बड़ी अदालत जनता खुद है कि 2014 के बाद से 14 के आम चुनाव और 19 के आम चुनाव, बड़े लेवल पर थोड़ा बात करिए ना। ये छोटे छोटे मुद्दे तो मोमेंटरी हैं, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन भारत देश का विकास, भारत देश की अर्थव्यवस्था का विकास वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे मुद्दे आपके सबसे बड़े नेता नहीं छोड़ते हैं, आप इस छोटे मुद्दा बता रहे हैं राजेश जी। जब प्रदीप जी, अरे देख लीजिएगा भाई, अगर विपक्ष इसको हमारे इन शब्दों को आप रखिएगा, इन छोटे मुद्दों को आपके सबसे बड़े नेता ये पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं हैंडल कर पाता है, तो इसमें हम कैसे दोषी? राजेश जी आपको ये लगता है कि वास्तव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि आलोक जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस माफी नहीं मांगती है इस पूरे मामले को लेकर के, अपना एक्सप्लेन नहीं करती है, सफाई नहीं जारी करती है, तो जेडीयू भी साथ रहेगी, तो बिहार में जेडीयू को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए जहां तक अभी माफी वाली बात है, तो माफी वाला ऐसा बात नहीं है। हम लोग यहाँ की जो भी बिहार की इकाई है, कांग्रेस की इकाई हो, चाहे वो आरजेडी का इकाई हो, या हमारे जिस भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सभी लोग इस पर अपना बयान जारी कर दिए हैं, सभी अपना आपत्ति जाहिर कर दिए हैं, क्योंकि ये मामला बिहार का है कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो इसके लिए माफी मांगे, ठीक है। और वह हम लोगों का ये आशा है, और उसके बाद अगर जो होता है तो हम लोग मिल बैठ करके उनको नहीं, इस तरह का उनको बयान नहीं देना चाहिए। हम पहले भी जैसे बोले कि केसीआर करके वो उदाहरण देकर के वो बोले थे, और उदाहरण जो दिए थे केसीआर को, तो उनको ये कितने पूछते लोग क्या गए, वो सब छोड़ दीजिए। वो तो पूर्वांचल, वो तो उत्तर प्रदेश के भी बोले थे, बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र के उदाहरण दिए हुए थे, तो ये दोनों राज्य का मामला हो गया था, ठीक है। तो ये इशू है। रह गई बात है कि देखिए अभी जो है हमारे यहाँ पर बीजेपी के जो प्रवक्ता आए हुए हैं,
वो बहुत मैंने लगता है जो करंट इशू से ज्यादा वो कांग्रेस के ही हिस्ट्री पर ज्यादा पीएचडी करके आए हुए थे। और वो लग रहा था कि मैंने भाजपा ये दुनिया का बिहार ही नहीं है, देश ही नहीं, भाजपा का सबसे बड़ा वाला सबसे काम विकास करने वाला पार्टी है। और इनको यही जो है जो जेल का रूट जो है आरएसएस, वो कांग्रेस के ही निकल करके हेडगेवार साहब बनाए थे 1925 में। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो किसी भी नहीं तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जरिया दिली था कि नहीं होते उनको मंत्री बनाए थे, केंद्रीय मंत्री। लेकिन ये लोग अपना परिभाषा अनुसार से गढ़ करके, लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी जिस तरह से ये 5 राज्य में है, 5 राज्य में जिस तरह से अपने आप को महामंडित कर रही है कि हम बहुत बड़ा जीती है। ये बताइए, ये जब राजस्थान में जीते, राजस्थान में ये जीते हुए कर रहे, राजस्थान में जीते हुए और हिमाचल में जीते थे, तो यही अमित शाह बोले थे कि नहीं वो तो 5 साल में चेंज होता है, वो तो परसेप्शन है। ठीक है राजेश जी, लेकिन आप ही सोचिए जब कर्नाटक केवल एक राज्य में जीत के बाद कांग्रेस इतना फुली नहीं समा रही, तो 3 राज्य हिंदी पट्टी के अगर बीजेपी जीत रही है और इतना दम भर रही, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। लोकसभा सीट है, 17 लोकसभा सीट है, और अगर जो छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस हारी है तो कांग्रेस वहां 90 विधानसभा सीट है और सिर्फ 11 लोकसभा क्षेत्र। तो अगर एक हारी है तो दूसरा तो बड़ा क्षेत्र जीती है, दूसरा बड़ा राज्य जीती है। और मध्य प्रदेश तो ऐसा ही लोग दिखा रहा है कि जैसे बीजेपी वहां कांग्रेस का सरकार था। अरे आप अपना गढ़ बचा लिए हैं, बीजेपी का अपना गढ़ बचा है, वहां कांग्रेस थोड़े आ रही है, बीजेपी अपना गढ़ बचाई है। तो इसलिए अरे लेकिन जीत लड़ाई तो सत्ता पाने की होती है ना राजेश जी, ये बात तो समझनी चाहिए। हम नहीं हटा पाए, आप बचा लिए, लेकिन हम कांग्रेस हारी कहाँ वहां पर। ठीक है, बचा ली सत्ता, लेकिन कांग्रेस अपनी सत्ता को नहीं बचा पाई। खैर, अब लोकसभा चुनाव को लेकर के माफ कीजिएगा प्रदीप जी, आपके पास नहीं आ पा रहे क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यहीं पे हमें विराम देना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अब रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर के तूल दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब छोड़ नहीं रही है और कांग्रेस के सहारे अब पूरे इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं उनको भी निशाने पर ले रही है। देखने वाली बात लेकिन ये होगी कि क्या रेवंत रेड्डी इस मुद्दे को लेकर के माफी मांगेंगे, कोई सफाई जारी करेंगे क्या, या फिर यूं ही तकरार जारी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों पे आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।